हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं यहां कर दूं। बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर। पहली चीज बेटा, एक बार हम लोग ऑलरेडी पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म करके चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जी हां, 2026 चल रही है ये। इससे पहले हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस को अपलोड कर दिया है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पर उन लेक्चर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो यानी कि जो हमारे पास ओल्ड लेक्चर है वो आपको चैनल के होम पर मिल जाएंगे। चैनल पे क्लिक करोगे, वहां पे होम दिखाई देगा आपको। होम पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, होम शॉर्ट्स वीडियो दिखाई पड़ता है। तो होम पे जाओगे तो पूरे फोल्डर्स बने हुए हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, सारे फोल्डर बने हुए हैं। वहां से आप बाकायदा पूरी स्टडी कर सकते हैं, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में करना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे ऐप पर हैं उनके लिए भी ये ओल्ड लेक्चर्स ऐप पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे बार बार नहीं जाना है, कोई बात नहीं, ठीक है, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं ये जो नए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। नए लेक्चर की वजह से कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है कि अभी जस्ट लेक्चर्स को अपलोड करना स्टार्ट किया, इससे पहले लेक्चर्स नहीं थे। तो लेक्चर्स ऑलरेडी एक बार थे। अब न्यू लेक्चर्स का मतलब हर एक चीज एडवांस, ठीक है। अब तो एआई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो हर चीज यहां पर एडवांस कर दी है, इनहैंस कर दी है। पुराने लेक्चर का मतलब ये नहीं कि वो बेकार हो गए, वो भी उतने ही इफेक्टिव है। बट जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, यहां पर हिंदी भी साथ में हम लोग कवर करके चल रहे हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, सटीकनेस है, और थोड़ा सा और प्रिसाइज लेके चल रहे हैं। ओल्ड लेक्चर्स, जो कुछ लेक्चर्स बहुत ज्यादा डिटेल में है, अगर पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना है तो नए लेक्चर्स को हम काफी प्रिसाइज में लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो पिछले 4-5 सालों में पेपर्स है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कहते हैं कंटेंट को सेट किया है कि बहुत ज्यादा डाइवर्ट ना हो। लेकिन अब आपका एग्जिट एग्जाम है तो दोनों ही जो लेक्चर्स है आपके लिए क्या है, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर चीजें आपको साथ में हिंदी और थोड़ी सी इनहेंस तो होती है। हर चीज जो भी नए वर्जन के साथ आती है थोड़ी अच्छी होती है। बट जो पढ़ाई के बारे में बात करें, मोबाइल के केस में ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट में कि पुरानी चीज बेकार होती है, बट पढ़ाई के मामले में पुरानी चीज बेकार नहीं होती। ओल्ड लेक्चर्स गोल्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्पेशली खास चीज क्या है, चीजें इनहैंस है, साथ में आपको हिंदी मिल रही है। हिंदी वाले बच्चों की शिकायत थी पिछले कई सालों से कि सर हिंदी में भी नोट्स और लेक्चर्स को अवेलेबल करवाइए। ठीक है, तो नोट्स और लेक्चर आपके हिंदी में अवेलेबल रहेंगे। केवल यहां पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि जो लाइव क्लासेस ले रहा हूं ऐप पर मैं, ठीक है ना, वही लाइव क्लासेस को अभी मैं अपलोड कर रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, अलग से रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। और एक चीज जो यहां पे थोड़ा सा आपको कुछ बच्चों के लिए ओके है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा करते सर दिक्कत आती है। नोट्स बेटा आपको सिर्फ ऐप पे मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हैं डायरेक्ट, ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऐप पे जाएंगे, सब्जेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट में जाकर के चैप्टर खोलेंगे, वो लेक्चर खोलेंगे, वहां पर नोट्स का लिंक, नोट्स जो है पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो वहीं पर ही मिलेगी, यूट्यूब पे इस बार नहीं है, हिंदी इंग्लिश वाली। ठीक है, और क्या कहते हैं, ऐप के अंदर वैसे भी आपको सारी चीजें, जिन बच्चों ने ऐप लिया हुआ है वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि अब आपका कंपलसरी होने वाला है, या मान के चलो कि हो गया है। तो आप लोग ढिलाई ना करें। जो इस साल बच्चे हैं डी फार्म के अंदर, खास करके फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों पे कुछ हद तक तलवार लटकी है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है, जिस साल से एक्ट लागू होता है उसी साल से बच्चों पे भी वो सारी चीजें लागू हो जाती हैं। लेकिन इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी तलवार ज्यादा लटकी है। ठीक है, 1-2 महीने के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेकिन फिलहाल मैं तब भी कहूंगा आप लोग अभी से एग्जिट एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। उसके 2 फायदे हैं, आगे जाके आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम की तैयारी में भी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं 2028, यानी कि इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनकी प्रिपरेशन हम लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए साथ के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाद बाकी कोर्स का प्राइस कभी हमारा चेंज नहीं हुआ है, वो 1100 रुपए ही है। साथ में आपकी इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर, ठीक है, 550 की 2 इंस्टॉलमेंट में आप इसको ले सकते हैं। बाद बाकी आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें जाइए क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। बेसिकली एमसीक्यू, पीवाईक्यू, नोट्स, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज वहां पे काफी डिटेल में है। एमसीक्यू टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, वो सब जाके आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट का मैंने फ्री किया हुआ है कंटेंट, वहां पे जाके आप उसको चेक कीजिए।
ठीक है, ये कुछ बातें बतानी थी कि चीजें नई नहीं है, चीजें काफी पुरानी चल रही है, चीजों को अब कुछ नए सिरे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर, आ जाइए। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, इससे कुछ पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे और कुछ पार्ट्स बाकी हैं, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बेसिक बातें जानते हैं, और क्या बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। आओ देखें जरा। चलिए, तो डेफिनेशन न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो ब्रेन होता है सेल का। सेल को क्या रिएक्शन करनी है, कौन सी प्रोटीन बनानी है, ठीक है, कैसे काम करेगा, वो पूरी कंट्रोलिंग किसके हाथ में है? न्यूक्लियस के हाथ में है। तो वो पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस है क्या, याद रखेंगे, ये एक डबल मेम्ब्रेन, क्या है ये, ओके, ये एक क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ये। ठीक है, यानी कि दो डबल लेयर होती है, दो परत पाई जाती है इसके ऊपर। यूकारियोटिक सेल्स के अंदर ही पाई जाती है, यूकारियोटिक सेल्स के अंदर ही होती है। ओके, ठीक है, एंड ऑफन अक्सर इसको हम लोग रेफर करते हैं एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। सेल का कंट्रोल सेंटर है, या फिर इसको क्या कह लो, ब्रेन कह लो। ठीक है, हिंदी में बात करें तो इसको न्यूक्लियस या नाभिकीय बोल देते हैं। झिल्लीबद्ध, ठीक है, दो झिल्लियां होती हैं, कोशिकांग है, जो यूकारियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसे कोशिका को नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी में मेरे ख्याल से हिंदी के शब्द अगर पता है तो काफी आसान है समझने के लिए। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। ये आपका एमसीक्यू आ जाता है कि विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। इनके जो शॉर्ट टर्म्स है वो आप पक्का याद रखेंगे कि ब्रेन ऑफ सेल किसको कहा जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, इसके ये जो लेयर देख रहे हो आप, ये एक आउटर लेयर होती है, एक ये इंटरनल लेयर होती है। डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि सेल की मेम्ब्रेन होती है तो एक ऊपर है और एक अंदर है, डबल मेम्ब्रेन होती है, याद रखेंगे। तो ये डबल मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर ये धागे टाइप देख रहे हैं, ये हमारा क्रोमेटिन कहलाता है। क्रोमेटिन यानी कि हमारा ये डीएनए है, दिस इज द डीएनए। और यही डीएनए जब सेल डिवाइड करता है, तो अगर क्लास 12 में का पार्ट आपको याद होगा, तो आपस में फोल्ड हो करके यही क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो ठीक है, ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियर एनवलप, जो कि डबल लेयर्ड होता है, अंदर क्रोमेटिन है। देन जो अंदर भरा हुआ है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से अलग होता है जी, मतलब कह सकते हो कि लिक्विड वाइज तो सेम ही, लेकिन इसके कंपोनेंट या तत्व थोड़े से अलग होते हैं। देन ये जो अंदर ग्रीन लेयर से देख रहे हो, ये न्यूक्लियर लैमिना होती है, अंदर से एक परत होती है, प्रोटीन की परत होती है जो इसे कवर करती है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, जो कि आरएनए का निर्माण करता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम बनता कहां से है, राइबोसोमल आरएनए से बनता है। और ये राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए को क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है ना, इसी आरएनए के द्वारा, यही आरएनए आपस में ऐसे गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और राइबोसोम को बनाते हैं। वो बनते कहां पर है, न्यूक्लियोलस के अंदर। तो ये एक स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 काफी है, 5 ही इसके वो करने हम लोगों को। आप इसको एक और काम कर सकते हो, आउटर लेयर, इनर लेयर। एक काम, हाँ एक चीज छूट गई यहाँ पर, इसको मेंशन कर देंगे। 5 है ना, टोटल 6 हो जाएंगे हमारे पास। दिस इज 1 2 3 4 5। कई बार इसका डायग्राम आता है, सेल का डायग्राम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आता है, एंड न्यूक्लियस का डायग्राम पूछा जाता है डायरेक्ट 3 मार्क्स में, लेबल्ड डायग्राम। एक चीज मेंशन कर देंगे, ये जो आप ये देख रहे हो, दिस इज न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर छेद होते हैं, यहां से जो जैसे यहाँ पे आरएनए बनेगा वो बाहर निकलेगा, कुछ चीजें अंदर जानी है, वो इसी छेद से अंदर बाहर जाती हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये इसका बेसिक हो गया हमारे पास। देन
अब समझ लेते हैं, न्यूक्लियर एनवलप की बात कर लें। अरे तो कलर, ओके कलर जरा मैं चेंज कर दूं इसमें। कलर 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 ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवलप केंद्र की आवरण, आवरण है ना जो किसको कवरिंग करता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सिंपल सी कहानी, ये न्यूक्लियस को सराउंड करता है चारों तरफ से। सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग कर देता है। चलिए इसको फोन को साइलेंट कर देता हूं मैं। ओके तो डबल लेयर होता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के न्यूक्लियर प्लाज्म को अलग करता है। कंटेन न्यूक्लियर पोर्स, इसमें मैंने बताए थे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ठीक है। विच रेगुलेट, जो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, आरएनए प्रोटीन वगैरह, क्या चीज अंदर से बाहर जाएगी या बाहर से अंदर आएगी, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके छिद्र होते हैं जो आरएनए प्रोटीन आदि अणुओं के केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच आवागमन को नियंत्रण करते हैं। तो हिंदी वाले बच्चों को फिर बताता हूं मैं, अक्सर बीच में बता देता हूं कि ये जो बच्चे लोग कैसे लिखते हैं कि न्यूक्लियर, ये जो बच्चे लोग कैसे लिखते हैं, न्यूक्लियर का छेद होता है जिससे अंदर बाहर आरएनए वगैरह जाते हैं। तो ये जो भाषा मैंने बोली ये बड़ी ही बेसिक भाषा हो गई। और जब कोई बच्चा ऐसा लिखता है कि ये केंद्रीय छिद्र कहलाता है या होते हैं जहां से आरएनए प्रोटीन आदि अणुओं के केंद्रक और कोशिका द्रव्य, बाकायदा बता रहे हैं आप कि कहां से कहां के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हिंदी वाले बच्चों का भी अच्छा स्कोर आता है। हिंदी वाले बच्चों का स्कोर कम क्यों हो जाता है, वो साधारण लैंग्वेज लिख के चले आते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवलप डबल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से अलग कर देती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म को। और जो न्यूक्लियर पोर पाया जाता है इस मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर एनवलप में, वो इन चीजों को कंट्रोल करती है क्या चीज अंदर बाहर जाएगी। देन बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का। तो ये जेल लाइक फ्लूइड है, इनसाइड द न्यूक्लियस जेल टाइप का होता है, जैसा साइटोप्लाज्म में ठीक वैसा ही होता है, ठीक है। बट इसका जो कंपोजिशन है वो डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है। लेकिन उसकी जो संरचना है वह भिन्न होती है। आज बरसाती कीड़े आ रहे हैं, कुछ खुला है क्या खिड़की वगैरह? नहीं, ओके। चलिए, ओके। न्यूक्लियोप्लाज्म जेल टाइप होता है और साइटोप्लाज्म जैसा ही है, बट इसका जो कंपोजिशन है वो अलग होता है। इसके अंदर क्रोमेटिन यानी कि जो डीएनए होता है, न्यूक्लियोलस और कुछ न्यूक्लियर कंपोनेंट पाए जाते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स डीएनए होता है और प्रोटीन। क्रोमेटिन किसका बना हुआ है, याद होगा। एक्चुअल में जो क्रोमेटिन होता है उसके अंदर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, इसको फोल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन इक्वल टू डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है ये। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यही जब सेल डिवाइड करने की उसमें आता है, ठीक है, यही जो क्रोमेटिन होता है कंडेंस होके विजिबल क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्रोमेटिन किस में बदल जाएगा, क्रोमोसोम के अंदर। और ये क्रोमोसोम हमको इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम ही दिखाई पड़ते हैं, अदर टाइम पे नहीं दिखेंगे। न्यूक्लियोलस, इसका याद रखेंगे, ठीक है। डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस। अब ध्यान रखना एक चीज का, क्रोमेटिन क्या है, यहां से जो हम ये चीजें पढ़ रहे हैं यहां से एमसीक्यू आने की संभावना बहुत ज्यादा है। एमसीक्यू टेस्ट लूंगा, उसमें अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे बोल दिया क्रोमेटिन क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन। न्यूक्लियोलस का काम क्या है, न्यूक्लियोलस का काम क्या है, सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम आरएनए को बनाना और उसको असेंबल करना, एंड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। और फाइनली क्या बन जाता है हमारा, फिर राइबोसोम बन जाता है। उसको फिर वो जो न्यूक्लियर पोर होता है वहां से न्यूक्लियस बाहर निकाल देता है और राइबोसोम साइटोप्लाज्म में इजीली मूव करता है, फिर मतलब चला जाता है जहां उसको जाना होता है। देन न्यूक्लियर मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म के अलावा वहां पर कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं, जैसे
न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर फाइबर्स पाए गए थे, साइटोस्केलेटन पाए गए थे, वैसे ही न्यूक्लियर मैट्रिक्स नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं, डेट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस। अगेन इनका काम भी क्या है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, कि न्यूक्लियस है वैसा का वैसा ही बना रहे, क्रोमेटिन फाइबर है या क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस है, जहाँ का था वहीं के वहीं रहे, ऐसा ना हो कि वो जरा हिलने डुलने से इधर उधर हिल डुल जाए। तो ये कहीं ना कहीं नेटवर्क फाइबर इस चीज़ में हेल्प करते हैं। ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज करने में किसको, क्रोमेटिन को और दूसरे न्यूक्लियर कंपोनेंट को। ठीक है, क्रोमेटिन या अन्य केंद्रीय घटकों को व्यवस्थित रखने में सहायता रखते हैं, जो चीज जहां पर है वैसे की वैसी ही रहे और कोई काम नहीं होता है। तो मैट्रिक्स से कंफ्यूज मत हो जाना कि मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म वो जेल टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर जो रेशे पाए जाएंगे वो चीज आ गया मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, मेन चीज जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियस का फंक्शन आ जाएगा, क्रोमेटिन आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। कल हम लोग चैप्टर नंबर 1 बता दूंगा मैं, और उसके बाद इस चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है भाई, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है, अनुवांशिक पदार्थ जो होता है। जीन्स एक्सप्रेशन, जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करता है और रेगुलेट करता है। जीन्स एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, प्रोटीन का बनना, आरएनए, सबसे पहले क्या बनता है, डीएनए के ऊपर डीएनए बनता है, याद आ रहा है, डीएनए के ऊपर आरएनए बनेगा और आरएनए के ऊपर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, अगर सेल को डिवाइड करना है तो अपने डीएनए के ऊपर एक और डीएनए बना लेगा, और अगर उसे प्रोटीन बनाना है तो डीएनए के ऊपर क्या बना लेगा, आरएनए बना लेगा। तो जीन्स एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, राइबोसोम की सिंथेसिस होती है, न्यूक्लियोलस करता है, देख लिया हमने, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, ठीक है, सेल डिवीजन करता है। ये सारे काम किसके हैं, न्यूक्लियस के। सेलुलर कम्युनिकेशन भी करता है, आपस में बातचीत सेल्स का। ठीक है, द न्यूक्लियस रिसीव सिग्नल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। मैंने कल बताया था कि जो सिग्नल होते हैं यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, बाहर से मान लो कोई मॉलिक्यूल आया, उसने इसको कुछ सिग्नल दिया, वो सिग्नल यहाँ से होता हुआ, ये न्यूक्लियस है, ये सिग्नल यहाँ से होता हुआ कहाँ आएगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। तो सेलुलर कम्युनिकेशन, द न्यूक्लियस रिसीव सिग्नल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से इसके पास आता है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट, और सेल के बाहर कुछ है अगर वहां से सिग्नल होता हुआ इसके पास पहुंचता है, जिससे कि एडजस्टिंग जीन्स एक्सप्रेशन, जो सिग्नल आया है वो ये बोलता है न्यूक्लियस को कि भाई देखो ऐसा है, पर्टिकुलर ये वाला प्रोटीन की कमी है या ये वाला चीज की कमी है, इस टाइप के हार्मोन्स की या किसी भी चीज की, उसी टाइप का आप क्या बनवाएं, प्रोटीन बनवाएं। प्रोटीन हार्मोन्स हुए, एंटीबॉडीज हुई, हर एक चीज प्रोटीन की बनी हुई है। तो जो चीज होती है उसका सिग्नल आता है, फिर न्यूक्लियस कहता है अच्छा ठीक है ये वाला काम करना स्टार्ट करो, ये वाले प्रोटीन्स ज्यादा बनाओ। तो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके रिस्पॉन्स में जो सिग्नल आया उसके रिस्पॉन्स में न्यूक्लियस आदेश दे देता है सेल को, और सेल फिर उस हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस थे न्यूक्लियस के। देन बात करें राइबोसोम, राइबोसोम सिंपल है, छोटा सा ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, दानेदार होता है। ठीक है, हर एक लिविंग सेल में पाया जाता है, हर एक में, प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक दोनों में पाया जाता है, ध्यान रखना। इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो दोनों में पाया जाता है, वेयर दे सर्व एज द प्राइमरी साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसलेशन। राइबोसोम का एकमात्र काम क्या है, प्रोटीन को बनाना, सिर्फ एक ही फंक्शन है, प्रोटीन, हर टाइप की प्रोटीन। प्रोटीन बनाने का मतलब हर टाइप की प्रोटीन ही हमारे क्या है, हार्मोन्स, प्रोटीन ही हमारे क्या है, एंटीबॉडीज, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम, प्रोटीन ही हमारे क्या है, एंजाइम। ठीक है, जो प्रोटीन बनेगी वो इनमें से किसी एक कैटेगरी की होगी। बात समझ में आ रही है? तो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग पता ना, खाने में हम लोग को प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। ओके, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो जो राइबोसोम होता है वैसे अलग अलग रहते हैं। एक यूनिट जो होती है इसकी वो लार्ज होती है, इसे लार्ज सब यूनिट कहते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, दोनों अपना अलग अलग रहते हैं। यूकार्योटिक की बात करें, यूकार्योटिक की, तो ये होता है 60S इसका साइज सेडिमेंटेशन रेट के हिसाब से S पड़ता है, वैसे ये इसका साइज नहीं होता है, एक्चुअली सेडिमेंटेशन रेट होता है इसका ये। और नीचे वाला छोटा वाला होता है 40S, आप S याद रखिए बस। जब ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तब ये होता है 80S। देखो इसीलिए मैंने कहा कि ये साइज नहीं है,
साइज होता तो 60 और 40 मिलके क्या होता, 100 हो जाता। ये स्वेडबर्ग यूनिट करके होता है, उसको दर्शाता है। एक्चुअली सेडिमेंटेशन जो होता है, इनका बैठने की जो दर होती है उसके हिसाब से इसको नंबरिंग कर रखी है ये। उसी की अगर हम बात करें किसकी, प्रोकार्योटिक की, तो प्रोकार्योटिक में ये होती है 50s और ये होती है 30s। ठीक है, 50-30 कितना हो गया 80, और 80 के बजाय ये जो हमको वैसे मिलती है कंबाइंड फॉर्म में, वो हमको मिलती है 70s। ठीक है, क्लियर है, साइज याद रखेंगे। कंपोजिशन की बात करें तो जो राइबोसोम है वो किसका बना हुआ है, राइबोसोमल आरएनए का बना हुआ है। और कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जब इसको बंधना होता है तो प्रोटीन्स की हेल्प से ये आपस में जुड़ता है। ठीक है, बेसिक अगर इसका आंसर कई बार पूछा जाएगा तो सिर्फ क्या होगा, किसका बना हुआ है ये, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए का बना हुआ है। दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज सब यूनिट, एक बड़ी सब यूनिट होती है और एक छोटी सब यूनिट होती है। ठीक है, विच जॉइंट टूगेदर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है ये तभी आपस में आके जुड़ते हैं, अदरवाइज ये अलग अलग रहते हैं। ठीक है, क्लियर है बातें। राइबोसोम किसका बना हुआ है, राइबोसोम राइबोसोमल आरएनए का बना हुआ है। ठीक है, केवल ये कब जुड़ते हैं, जब इनको प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है। साइज की बात करें तो जो प्रोकार्योटिक है मैंने बताया वो 70s है। ठीक है, 70s का मतलब कंपोस्ट 50s और 30s दोनों मिल करके, और यूकार्योटिक में ये 80s होती है, 60s और 40s मिल करके। इस साइज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पज से। ठीक है, फिर बता रहा हूं, ये सेकंड चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ के एकदम से याद करने की कोशिश मत करना। मेन चीजें जो मैं मार्क कर रहा हूं और जो अभी आप लोगों का टेस्ट लूंगा मैं एमसीक्यू का, उसमें कुछ खास क्वेश्चन होंगे बताता चलूंगा मैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। 3 डायग्राम, एक प्रॉपर सेल का, एक न्यूक्लियस का और एक माइटोकॉन्ड्रिया का, ये आपको याद रखने हैं। साइज के बाद अगर हम बात करें इसके लोकेशन की, तो देखो ये कहां कहां पाए जाते हैं सेल के अंदर। एक तो फ्री राइबोसोम होता है, सेल में फ्रीली घूम रहा है, सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य है उसमें फ्रीली स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं ये। हिंदी वाले बच्चे लिखने का तरीका देख लें, कोशिका द्रव्य में ये कैसे लिखते हैं, कुछ बच्चे कुछ लिख देंगे कोशिका द्रव्य में ये फ्रीली घूमते रहते हैं, तो थोड़ा सा हिंदी वाले बच्चों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, फ्रीली घूम रहे हैं अपना। सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर यूज विद इन द सेल। ये जो फ्री वाले होते हैं ना, ये फ्री वाले जो फ्री है, बंधे नहीं किसी से, ये जब प्रोटीन बनाएंगे आपस में जुड़ करके तो वो सेल के अंदर ही प्रोटीन इस्तेमाल हो जाती है, ध्यान रखना। लेकिन जो बाउंड राइबोसोम होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए होते हैं, ठीक है, अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो प्रोटीन बनाते हैं ये डेस्टिन्ड फॉर सिक्रीशन, ये डिसाइडेड होते हैं उससे, क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन से होते हुए वेसिकल में पैक होते हैं, फिर उसके पास चले जाते हैं गोल्जाई बॉडी के पास, वहां से पैक होकर के कहीं और जाते हैं। मतलब जो बंधे हुए राइबोसोम है ये जो प्रोटीन बनाते हैं ये कहीं और जाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं, सेल के लिए नहीं बनाते हैं। ठीक है, डेस्टिन्ड फॉर सिक्रीशन, इंसर्शन इनटू मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्ट टू ऑर्गेनेल्स, या किसी और ऑर्गेनेल के पास जाने के लिए, ठीक है, या मेम्ब्रेन में जाकर के इंसर्ट होने के लिए। मतलब जो बाउंड राइबोसोम है वो जो प्रोटीन बनाएगी वो प्रॉपर सेल के अंदर इस्तेमाल नहीं होती है, कहीं और चली जाती है वो। ठीक है, ओके, फंक्शन की बात करें तो इसका एक ही फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसलेशन। ठीक है, डेट परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन। अब जो प्रोटीन है वो बहुत सारे फंक्शन करती है, एंजाइम की तरह काम करती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन यानी कि साइटोस्केलेटन वगैरह जो बनने होते हैं सेल के वो भी इसी की हेल्प से बनते हैं, हार्मोन्स है, एंटीबॉडीज है, या सिग्नलिंग ऑफ मॉलिक्यूल है, वो सारे काम प्रोटीन ही करती है। यानी कि सब कुछ ले दे करके हर एक चीज हमारी बॉडी में क्या है, प्रोटीन ही है।
ठीक है, तो सारे फंक्शंस प्रोटीन से ही होते हैं। प्रोटीन के रूप अलग अलग हो जाते हैं, कभी एंजाइम, कभी साइटोस्केलेटन, कभी एंटीबॉडी, कभी हार्मोन, होता प्रोटीन ही है। ठीक, तो इसका अगर राइबोसोम का एकमात्र काम पूछा जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस आएगा। ठीक है, बातें क्लियर हो रही हैं? चलिए आगे आते हैं, बात करते हैं गोल्गी बॉडी की। ठीक है, अब देखो एक्चुअली इसका मैं सीक्वेंस जो चल रहा है उसका मैं समझाऊं आप लोगों को। ये क्या था अभी, राइबोसोम नहीं, ठीक है, सीक्वेंस का अलग वाला है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी क्या होती है और क्या काम करती है? गोल्गी बॉडी ऑल्सो नोन एज गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसको गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इसके ऊपर ही मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, जो कि यूकारियोटिक सेल में पाई जाएगी केवल। ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, सेल का पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में क्या काम होता है? एक तरफ से चिट्ठियां आती हैं, दूसरी जगह पहुंचा दी जाती हैं, तो इसका भी यही काम है। एक तरफ से कोई चीज आएगी, उसको ये पैक करते हैं, अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है मॉडिफिकेशन कर देते हैं और उसको दूसरी जगह भेज देते हैं। समझते हैं कैसे गोल्गी बॉडी का फंक्शन, अभी इसका फंक्शन में और क्लियर हो जाएगा। याद रखेंगे पोस्ट ऑफिस, बिकॉज इट मॉडिफाइज पैकेज, मॉडिफाई करता है, पैक करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है मॉलिक्यूल्स को। जो भी मॉलिक्यूल इसके अंदर आते हैं उनको क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा और भेज देगा जहां पे जरूरत होगी उसके हिसाब से। स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर, इसका हम कह सकते हैं दो फेस होते हैं। एक तरफ सिस फेस होता है, ठीक है, जहां पर हम कह सकते हैं ये फॉर्मिंग फेस होता है, और एक तरफ ट्रांस फेस होता है। ठीक है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल तुमको दिख रहा होगा और ये सेक्रेटरी वेसिकल दिख रहा होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझाने के लिए मेरे को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। मान लो ये सेल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस टाइप से रहता है ये, ठीक है। अब बात को समझना, ये हमारे पास क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसके ऊपर राइबोसोम्स वगैरह लगे हुए, रफ वाला है ये, थोड़ा लंबा करके दिखा दिया, उसमें फोल्ड फोल्ड करके भी होता है, समझो बात को। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से अगर कोई प्रोटीन चीज़ बनती है, कोई चीज़ बन रही है, तो ये अपनी लेयर को यहाँ से थोड़ा सा तोड़ देगा, ठीक है। वो जो वेसिकल है वो यहाँ पर क्या मौजूद है? गोल्गी बॉडी। ये आएगा आएगा आएगा, ये हो गया मेरे पास इनकमिंग, ठीक है। ये जैसे इसके अंदर आता है, ये इनकमिंग वाला इसके अंदर आएगा और इसे मर्ज हो जाएगा। इसके जो ल्यूमन है अंदर, ये कैविटीज हैं, यहाँ पर मॉडिफिकेशन पैकेजिंग वगैरह होती है और फाइनली पैक करके वो अगेन उसको वेसिकल की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। अब ये चाहे तो सेल मेम्ब्रेन में चला जाए, ये चाहे तो लाइसोसोम बन जाए, डिपेंड करेगा कि ये क्या बन रहा है। तो ये आउट, बाहर एग्जिट वाला फेज आ गया ये। तो ये जो इनकमिंग है, ये इनकमिंग आ कहां से रहा है? ये आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये इसके अंदर भरा हुआ है प्रोटीन या जो भी केमिकल है वो भरा हुआ है, उसको वो लेके आए। स्पेशली प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, लिपिड्स भी होते हैं। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो लिपिड्स भी हो सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं इसका प्रोटीन या लिपिड भरा हुआ है, वो यहाँ पर आता है, उसकी पैकिंग वगैरह होती है और फिर सेक्रेटरी वेसिकल, और फिर ये उसको बाहर निकाल देता है। फिर ये वेसिकल चला जाता है जहाँ पर सेल को जरूरत होती है, वहाँ जाकर के इसके अंदर जो भी चीज़ होती है वो जाके दे देता है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसका जो ये वाला फेस है जहां पे इनकमिंग आ रहा है, इसको सिस फेस कहते हैं, जहां से बाहर निकाल रहा है उसे ट्रांस फेस कहते हैं। बीच में ये जो इसकी कह सकते हो पाउचेस टाइप के हैं, इसको सिस्टर्ने कहते हैं, और जो अंदर कैविटी है उसको ल्यूमन कहते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरह से न्यूली
जो अंदर सब पैक वैक हो गया उसको इस तरह से बाहर निकाल रहा है और ये पूरा बाहर निकाल चुका है। करें इसकी बात, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? ओके, ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक। सैक मतलब एक तरह का पाउच होता है, सैक का मतलब पाउच होता है, इसको सिस्टर ने बोल देते हैं। सीरीज, एक के बाद एक, फ्लैटेंड, पिचके हुए, स्टैक्ड, एक के ऊपर एक लगे हुए, जैसे ना एक के ऊपर एक, 5 रुपए के ऊपर 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, तो हम कहते हैं स्टैक्ड, एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। स्टैक्ड पाउचेस दैट कंटेन एंजाइम्स, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो काम क्या करते हैं, मॉडिफाई करेंगे प्रोटीन्स और लिपिड को, क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं जो भी आया हुआ है। तो गोल्जाई बॉडी के अंदर 3 रीजन होते हैं, एक सिस, एक मीडियल और एक ट्रांस, ठीक है। सिस ये बीच का मीडियल और एक ये ट्रांस। क्या कर रहे हैं आप देखें, सिस गोल्जाई नेटवर्क एंट्री फेस होता है क्लोजेस्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मैंने बताया था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सबसे पास होता है। देन मीडियल गोल्जाई, मिडल रीजन वेयर मोस्ट प्रोसेसिंग ऑकर, यहां पर मेनली प्रोसेसिंग होती है, मॉडिफिकेशन वगैरह, ठीक। और एक होता है ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क, ठीक है, द एग्जिट फेज वेयर मॉलिक्यूल्स आर सॉर्टेड एंड पैकेज, ठीक है, जो निकास भाग जहां अणुओं को छांट कर पैक किया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसके 3 फेज, सिस, ट्रांस और बीच के जो सिस्टर ने है पाउचेस। तो आप सिंपल इसको नेटवर्क ना बोल के सिस फेस, ट्रांस फेस और सिस्टर ने, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इस तरह से नाम दें इसको, ठीक है। वेसिकल्स की बात करें तो वेसिकल्स यहां पे हमने देखा 2 टाइप के हैं हमारे पास, एक इनकमिंग वेसिकल है और एक आउटगोइंग सेक्रेटरी वेसिकल है। सेक्रेटरी मतलब सिक्रीट करना, सेल अपने अंदर से कोई चीज निकालता है, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स निकाल रही हैं, वो हार्मोन्स कौन निकलवा रहा है, वो हार्मोन्स ही गोल्जाई बॉडी पैक करके बाहर निकाल रही है, ठीक है। तो सिक्रीशन, तो वेसिकल्स 2 टाइप के हैं, ये भी कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को टू एंड फ्रॉम, गोल्जाई बॉडी के पास लेके आते हैं, गोल्जाई बॉडी से दूर लेके जाते हैं। इसके प्रकार क्या है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्रॉम ईआर टू गोल्जाई बॉडी, ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो नाम है वो कहां से लेके आ रहा है सामान को, ईआर से गोल्जाई बॉडी के पास। और सिक्रेटरी वेसिकल्स, ये गोल्जाई बॉडी से बाहर लेकर के जा रहा है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन या किसी दूसरी सेल ऑर्गेनेल के पास, जो दूसरा सेल ऑर्गेनेल है सेल के अंदर उसके पास, ठीक है। देन एंजाइम्स, जो एंजाइम गोल्जाई बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, गोल्जाई बॉडी कंटेन एंजाइम्स जो कि मॉडिफाई करते हैं प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल आप देना चाहो दे दो, या एक दो तो तब भी चल जाएगा। जैसे उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, इसका काम क्या है, ये शुगर ग्रुप को, जो प्रोटीन या कोई चीज आ रखी है उसमें शुगर ग्रुप को ऐड करेगा। सल्फो ट्रांसफरेसेस, ये सल्फेट ग्रुप को ऐड करता है। फॉस्फेटेस, ये रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को। तो अलग अलग एंजाइम है, उनके अलग अलग काम है, डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है, उसके हिसाब से एंजाइम्स अपना काम करते हैं। तो फंक्शन अब सिंपल है हमारे पास, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, ये 3 एग्जाम्पल जो दिए वो 3 एग्जाम्पल दे दोगे यहाँ पर। देन लिपिड का मॉडिफिकेशन, लिपिड का मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि सच एज बाय एडिंग शुगर ग्रुप टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन में क्या लगा देंगे, शुगर ग्रुप लगा देंगे तो क्या बन जाता है, ग्लाइकोलिपिड बन जाते हैं। देन सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, छटाई और पैकेजिंग, जो भी प्रोटीन ऊपर से बन के आई है उसकी छटाई होती है, सही है गलत है क्या नहीं है, उसको छाटा भी नहीं होती उसकी। गोल्जाई बॉडी शॉर्ट्स, उसको छाटेगा प्रोटीन और लिपिड्स को इनटू वेसिकल्स बेस्ड ऑन देयर फाइनल डेस्टिनेशन। भाई किसको कहाँ भेजना, अच्छा तुमको माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजना है, तुमको सेल मेम्ब्रेन के पास भेजना है, उनको अलग अलग कर देता है। ऊपर से तो बन के आ गया प्रोटीन्स और लिपिड्स, लिपिड्स कहाँ से आए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, प्रोटीन कहाँ से आया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो अब पैक करेगा इन मॉलिक्यूल को। सेक्रेटरी वेसिकल्स जो मैंने बताया था बाहर लेके निकलेंगे फॉर रिलीज आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर जाने के लिए, जैसे कि हार्मोन्स हैं या एंजाइम्स हैं, सेल से बाहर ले जाना है हमको, ठीक है। तो सेक्रेटरी वेसिकल्स में पैक होकर के सेल से बाहर निकल जाएंगे। या फिर लाइसोसोमल वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट टू लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के पास ले जाने के लिए लाइसोसोमल वेसिकल होगा। और मेम्ब्रेन वेसिकल्स फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू सेल मेम्ब्रेन, कई बार मेम्ब्रेन वेसिकल्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में जाके जुड़ जाते हैं और जो भी लिपिड्स वगैरह देने होते हैं उसको
कोलेस्ट्रॉल वगैरह है या कुछ और है, वो जाकर के सेल मेम्ब्रेन को दे देता है। तो सेक्रेटरी वेसिकल, लाइसोसोमल वेसिकल और मेम्ब्रेन वेसिकल, हम कह सकते हैं कि एक्चुअली ये 3 टाइप से हो गए हमारे पास, 3 नाम अलग अलग दे दिए। ये जो बाहर निकल रहा है सेक्रेटरी वेसिकल, ये इसको क्या कर दिया, फर्दर कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। लिपिड्स और प्रोटीन्स को लेके निकल रहा है, अगर ये मेम्ब्रेन के पास जा रहा है तो मेम्ब्रेन वेसिकल, लाइसोसोम के पास जा रहा है तो लाइसोसोमल वेसिकल। सिंपल सी कहानी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये जो सेक्रेटरी वेसिकल निकलता है ये आगे जाकर के लाइसोसोम में भी कन्वर्ट हो सकता है। द गोल्गी बॉडी प्रोड्यूसेस लाइसोसोम बाय पैकेजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू वेसिकल्स। अगर ये वेसिकल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पैक कर देता है तो वो वेसिकल बाहर जाकर के लाइसोसोम बन जाता है, ठीक है। सिक्रीशन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें इस चीज को। गोल्गी बॉडी प्ले अ की रोल इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स के सिक्रीशन में, मतलब गोल्गी बॉडी जिस सेल में होगा, ठीक है, जैसे कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, यानी कि हमारे पेट के, स्टमक के जो सेल्स हैं, वहां पर जो गोल्गी बॉडी होगी उन सेल्स के अंदर, वो जैसे कि पैंक्रेटिक सेल्स के अंदर जो गोल्गी बॉडी होगी वो डाइजेस्टिव एंजाइम अपने अंदर से सिक्रीट करेगी, ठीक है। अब बच्चे सवाल है कि कौन रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम, गोल्गी बॉडी, ठीक है। म्यूकस जो निकालता है, गॉबलेट सेल जो कि स्टमक में पाए जाते हैं, वो गोल्गी बॉडी निकाल रही है। हार्मोन्स जो एंडोक्राइन सेल निकाल रहे हैं वो गोल्गी बॉडी निकाल रही है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा दिमाग में इमेजिनेशन अपना करो, अलग अलग जगह पे जो सेल्स पाए जाते हैं जो अपने अंदर से कुछ निकालते हैं, वहां पर गोल्गी बॉडी है, ये सारे सेल बनाती है, वो लिपिड और प्रोटीन्स गोल्गी बॉडी को पास भेज देती है, गोल्गी बॉडी पैक करती है, फिर उसे बाहर निकालती है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ओके। तो गोल्गी बॉडी खत्म, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, और देख लेते हैं इसका डायग्राम, पहले देखते हैं। ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिस टाइप से रहता है, मैंने वो लंबा लंबा करके दिखाया था, एक्चुअली वो यहीं से टूट जाते हैं, लंबा करके नहीं दिखाता तो वो समझ में नहीं आता। चलो देखो, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ ये लगातार बने रहते हैं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं ये, ठीक है ना। ये जो डायग्राम मैंने यहां बनाया था, ठीक है, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से, ठीक है, न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। इसको फोल्ड नहीं किया मैंने, लंबा लंबा करके दिखाया था। तो ये न्यूक्लियस में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर की डबल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है। अब बात को समझो, इसका समझ लो, जिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जिनके ऊपर राइबोसोम्स, ये देख लो दाने दाने दाने, जिनके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, ठीक है। और ये जो पाउचेस जैसे बने हुए हैं, इनको अगेन सिस्टर्ने ही कहा जाता है। वहीं पर कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या है, राइबोसोम नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ठीक है। और ये ट्यूब्स, देखो ये पाउचेस जैसे बने हुए हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। और ये ट्यूब जैसे बने हुए हैं इसको हम लोग बोलते हैं टिब्यूल्स। तो कई बार सिस्टर्ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्ने एंड टिब्यूल्स, सिस्टर्ने एंड टिब्यूल्स। बच्चा कंफ्यूज होता है कि सिस्टर्ने ट्यूब कहाँ है, तो ये ट्यूब टाइप का भी है। ट्यूब कहाँ पाए जाते हैं हमारे पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ पाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये जो रफ वाला है ये क्या बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ राइबोसोम लगे हुए हैं। यहाँ राइबोसोम नहीं है तो ये क्या बनाता है, ये लिपिड्स बनाते हैं, लिपिड्स जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, ठीक है। बात समझ में आई, चलो पढ़ लेते हैं फटाफट इसको। मेम्ब्रेन नेटवर्क, ठीक है, इसके मेम्ब्रेन की बात करें, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, ठीक है ना। नेटवर्क ऑफ, पूरा नेटवर्क है फ्लैट सैक्स का, पाउचेस का, और टिब्यूल्स का, और ट्यूब्स का, ठीक है।
द मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर एनवलप। ये जो मेम्ब्रेन है लगातार कंटिन्यू जारी रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। आगे आते हैं, ल्यूमेन जो बीच की कैविटी थी, द इंटरनल स्पेस ऑफ द ईआर इज कॉल्ड ल्यूमेन। जो इसके बीच का स्पेस है इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं, जो कि सेपरेट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ल्यूमेन के अंदर जो भी चीज है वो साइटोप्लाज्म नहीं होती है, उसका कंटेंट साइटोप्लाज्म से अलग होता है। प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑकर हियर। ल्यूमेन के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस होती है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये रफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं तो ये खुरखुरा रफ दिखाई पड़ता है, जो कि इसको रफ अपीयरेंस देता है। और यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होती है, सिंपल, ये इंपॉर्टेंट है। स्मूथ, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, लैक्स राइबोसोम, इसकी वजह से स्मूथ दिखता है ये, तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। ये जो स्मूथ है ये इन्वॉल्व होता है लिपिड सिंथेसिस में, ये आपका एमसीक्यू है। ये लिपिड सिंथेसिस के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कोई चीज टॉक्सिक चीज आ जाती है तो उसे हटाता है, साथ साथ में कैल्शियम का स्टोरेज भी करते हैं, ध्यान रखना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोरेज, ये आपका काम आएगा जब हम लोग सेल कॉन्ट्रैक्शन, उसका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पर ये चीज याद आएगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर से कैल्शियम रिलीज करता है, याद रखेंगे ये चीज, क्लियर। आगे आते हैं, फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका क्या फंक्शन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। प्रोटीन की फोल्डिंग और मॉडिफिकेशन, एक चीज ध्यान रखना, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर एक चैप्रियन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो असिस्ट करता है प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। प्रोटीन जो बन गई है प्रॉपर कैसे फोल्ड होना है, ठीक है, उसकी फोल्डिंग में कौन हेल्प करता है? चैप्रियन नाम का प्रोटीन। और ये साथ साथ में एक काम और कर रहा है, कई बार होता है ना भाई, सेल है काम कर रहा है, काम करता है, कई बार गलत प्रोटीन बन जाती है, तो क्या वो प्रोटीन भी वो बाहर निकाल देगा? नहीं, क्वालिटी कंट्रोल, अच्छी वाली प्रोटीन, सही वाली प्रोटीन ही बाहर भेजेगा, ठीक है। ओनली प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन, जो प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन है वही ट्रांसपोर्ट होकर बाहर जाती हैं। अगर कोई प्रोटीन गलती से गलत फोल्ड हो गई है या खराब हो गई है तो वाया ER एसोसिएटेड डिग्रेडेशन, ये इसका मैकेनिज्म पाथवे है, ठीक है। वो जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है उसको डिग्रेड कर देगी, तोड़ देगी, खत्म कर देगी, ठीक है। गलत तरीके से फोल्ड हुए प्रोटीन को ER संबंधित अपघटन के द्वारा, मार्ग द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, समझे। सेल अपना खुद ही काम कर ले रहा है, गलत प्रोटीन बन गई है या गलत तरीके से फोल्ड हो गई है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है फिर, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल भी कर रही है, प्रोटीन की फोल्डिंग भी कर रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस। क्वेश्चन जब भी एमसीक्यू आता है तो उसमें मेनली यही लिखा होता है कि भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। उसके अलावा ये सारे काम भी है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना है क्योंकि आप लोग डिप्लोमा लेवल पे काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड आर पैक्ड इनटू ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, अभी हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट वेसिकल में पैक किया जाता है तभी तो आगे दिया जाएगा गोल्जी apparatus को, और गोल्जी apparatus के बाद भेज दिया जाता है कि जाओ अब बाकी तुम्हारी प्रोसेसिंग वहां पर होगी, ठीक है। अब स्मूथ की बात करें तो ये क्या है? लिपिड बनाते हैं। लिपिड जैसे कि फॉस्फोलिपिड जो कि सेल मेम्ब्रेन में इस्तेमाल होता है, कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन में इस्तेमाल होता है, स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते हैं इसके। डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है, विषहरण। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन एंजाइम्स, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, ठीक है। अब अल्कोहल को खत्म करना है तो कहां पाए जाएंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिटॉक्सिफिकेशन का काम सबसे ज्यादा कहां होगा? लिवर सेल्स के अंदर, ठीक है। कैल्शियम स्टोरेज, अभी बताया था मैंने, ये कैल्शियम को स्टोर करते हैं जो कि रिलीज किए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। कब? टू रेगुलेट प्रोसेस लाइक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये मैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये मसल्स चला रहा हूं तो ये रिलीज हो रहा है, कैल्शियम रिलीज हो रहा है ताकि मैं इसको काम कर सकूं, ठीक है। या फिर सेल सिग्नल, यस, कैल्शियम 2+ सेल के अंदर सिग्नल मॉलिक्यूल का भी काम करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन होता है लिवर सेल्स के अंदर एंड द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ये काम भी कौन कर रहा है? अपना
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। स्टीरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन, ठीक है। एंडोक्राइन सेल्स के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं या ओवरीज हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड मैंने बताया था बनाता है ये, तो वहां पर एंडोक्राइन सेल्स के अंदर क्या बना रहा है, हार्मोन्स भी बना रहा है। तो हार्मोन्स बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कर रहा है। और एक बच्चा केवल पढ़ के जाता है क्या, लिपिड। और कई बार आता है क्वेश्चन ऑल द अबव वाला, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, कैल्शियम स्टोरेज, और नीचे लिखा होता है ऑल द अबव। बस वही बच्चा मात खा जाता है। फिर मैं नहीं कह रहा अंदर पूरा याद कर लो, मेन पक्का याद करना है, जो कि जब हम इसकी बाद में एक बार जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो एक रिवीजन क्लास लेंगे मेन हेडिंग की फटाफट, तो चुटकियों में सारी चीजें, मतलब वो सारा कुछ क्विक रिवीजन क्लास रहेगी, इतना डिटेल नहीं रहेगा उसमें, सारा कुछ रिवाइज भी करवाएगी, सारे एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल इसका क्या है, सॉरी सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, कॉन्ड्रियन सिंगुलर है, कॉन्ड्रिया प्लूरल है, ठीक है। याद रखेंगे दूसरी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, पहली कौन सी थी, न्यूक्लियस, जो कि कहां पाई जाती है, यूकारियोटिक सेल्स में पाई जाती है। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एटीपी को बनाता है। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है, हमको एनर्जी देता है। इस एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। स्ट्रक्चर की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो सिंपल है, ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फोल्ड होती है, फोल्ड होने की वजह से ये तो पाउचेस टाइप के बन जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये 3-4 चीज इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। चलो देखिए आगे क्या बोल रहा है। मेन कंपोनेंट की बात करें, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये स्मूथ होती है और पोरस, छेद होते हैं इसके अंदर, डेट कंटेन प्रोटीन कॉल्ड पोरिन्स, ठीक है। उसके अंदर पोर्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, पोरिन्स, विच अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस टू पास थ्रू, ठीक है। और इसी पोर से कुछ आयंस वगैरह जो है अपना अंदर बाहर होते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और पोर्स पाए जाते हैं। देन इंटरमीडिएट स्पेस, ये जो बीच का स्पेस आ गया, ये वाला आउटर और इनर के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट स्पेस। ये पतला सा रीजन होता है बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि एनर्जी ट्रांसफर, यानी कि जो एनर्जी जिसके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, एटीपी बनती है, तो एनर्जी ट्रांसफर में हेल्प करते हैं ये। अंदर की मेम्ब्रेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हाईली फोल्डेड होती है, डेट फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टे। बहुत ज्यादा फोल्ड होने की वजह से जो पाउचेस जैसे बन जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर प्रोटीन्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं इस मेम्ब्रेन के ऊपर या इस मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि जरूरी होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पूरी प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, सेकेंड ईयर में डिटेल में आएगी ये। एंड एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड द एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस के लिए ये काम करते हैं, इसमें एंजाइम्स और प्रोटीन इसके हैं। क्रिस्टे की बात करें, दीज आर फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन इंक्रीज द सरफेस एरिया। फोल्ड्स होते हैं, इससे बहुत ज्यादा फोल्डिंग की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारा एटीपी प्रोडक्शन हो पाता है क्योंकि यहाँ पर स्पेस काफी ज्यादा होता है। मैट्रिक्स की बात करें, इट इज द इनर मोस्ट कंपार्टमेंट, ये सबसे अंदर का कंपार्टमेंट होता है मैट्रिक्स। देख ले अगर ये भूल गए हो तो। ये है ना अंदर का जो कंपार्टमेंट है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, एंजाइम्स पाए जाते हैं फॉर क्रेब्स साइकिल। याद कर लो, क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स वाले भाग में। इसको सिटी साइकिल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए भी होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है,
ठीक है, राइबोसोम भी इसका वही 70S होता है। इसके माइटोकॉन्ड्रिया को एम्प्टी डीएनए कहा जाता है, ठीक है, इसका खुद का होता है। अगर सेल को ज्यादा जरूरत होती है एनर्जी की तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी संख्या बढ़ा लेता है। इसको न्यूक्लियस से हर चीज के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, कुछ ये अपने खुद के काम कर लेता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है, बहुत सारे काम ये खुद ही कर लेता है बिना न्यूक्लियस से पूछे, ठीक है। तो इसका एम्प्टी डीएनए होता है। मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी, एडीपी एंड आयंस, ये सब भी यहाँ पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो इसकी कुछ खासियत है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए, उसका खुद का डीएनए होता है, विच इनकोड सम ऑफ द प्रोटीन एंड आरएनए रिक्वायर्ड फॉर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। जो उसके फंक्शन के लिए चाहिए होता है वो खुद बना लेता है, हर बार न्यूक्लियस के पास नहीं जाता है। एम्प्टी डीएनए इज इनहेरिटेड मैटरनली, मदर से आता है जो भी आता है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, ठीक है। फंक्शन एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी को प्रोड्यूस करता है किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि इनर मेम्ब्रेन में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया रेगुलेट करता है कैल्शियम आयन लेवल को इन द सेल, सेल्स के अंदर कितना कैल्शियम आयन का लेवल रहेगा उसको कंट्रोल करता है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर। और ये कैल्शियम आयन क्यों इंपॉर्टेंट है? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। न्यूरोट्रांसमीटर याद होगा, जब एंड आता है उसका न्यूरॉन का तो यहाँ पे पाउचेस होते हैं, इसके अंदर केमिकल्स होता है, यहाँ से कैल्शियम आता है और इन पाउचेस को यहाँ ढकेलता है और यहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है। डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल हिंट दी मैंने। तो न्यूरोट्रांसमीटर और सेल के अंदर सिग्नल्स, तो कैल्शियम आयन भी क्या करता है? सेल सिग्नलिंग का काम करता है। हीट प्रोडक्शन, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज, खास तरह के टिश्यूज होते हैं जिसको हम ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है और इस प्रोसेस को थर्मोजेनेसिस कहते हैं। ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है ना, ये छोटे बच्चों में बहुत पाया जाता है। सर्दियों में देखा होगा छोटे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, ठंड लगती है, हम तो ओढ़े बैठे हैं पूरा, हम लोगों के अंदर कम होता है एडल्ट के अंदर। छोटे बच्चे ने ली रजाई सारी फेंक दी, हम कह रहे हैं यार इतनी सर्दी है, ये इसको बड़ी गर्मी लग रही है। उसके अंदर ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, कुदरत ने दिया है उसको, ठीक है। वो हीट पैदा कर रहा है, वो हीट पैदा करने की वजह से वो जो रजाई है वो कुछ उड़ा रखी है हमने उसे, उसके लिए ज्यादा गर्मी हो जाती है, तभी वो उठा के फेंक देता है फिर, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखेंगे, एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस का क्या मतलब है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम तरीके से कोई सेल खराब हो गया है, डैमेज हो गया, तो प्रोग्राम तरीके से उस सेल को नष्ट किया जाता है। जैसे नहीं कोई बिल्डिंग गैर कानूनी बन जाती है तो उसमें बम लगा करके उसे प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक उसी तरीके से एपोप्टोसिस वो शब्द है। माइटोकॉन्ड्रिया प्ले अ की रोल इन इनिशिएटिंग एपोप्टोसिस, उसको स्टार्ट करवाता है बाय रिलीजिंग साइटोक्रोम सी एंड अदर प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। जो दूसरे एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं उसको रिलीज करके प्रोग्राम्ड सेल डेथ को स्टार्ट करवा देता है और फिर वो सेल खत्म हो जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे, बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं उनमें ये काम करता है, जैसे कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में इसका रोल रहता है, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में, और हीम सिंथेसिस। हीम मतलब जो हीम होता है जो कि हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, उसके सिंथेसिस में भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। ये चीजें डिटेल में आएंगी सेकेंड ईयर में। क्लियर होगी बातें? तो माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल आप लोग एक ही चीज पढ़ के जाते हो, एनर्जी प्रोडक्शन। बट अगर मल्टीपल या फंक्शन करके क्वेश्चन आ गया तो आपको एटलीस्ट मेन हेडिंग याद रख के जाएंगे, ताकि उसके अंदर कुछ दो चार बातें आप लोग लिख सको। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये असल में होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, अगर थोड़ा बहुत आपको याद है, नहीं भी याद है तो दिमाग में रखना, चेन होती है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो होता क्या है, कई बार वो इलेक्ट्रॉन प्रॉपर आगे ना जाकर के वो लीक कर जाता है। लीक कर जाता है मतलब वो समय से पहले ही ऑक्सीजन से जाकर के क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है, एक्चुअली ऑक्सीजन को लास्ट में, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ मिल करके H2O बनाना होता है। रियलिटी ये है, ठीक है। मैंने OH सिंगल लिखा है, सिंगल नहीं होते ये, ठीक है, ये बनाना होता है। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं से लीक कर जाता है, वो इस ऑक्सीजन के साथ मिल करके खाली सिंगल ऑक्सीजन निकाल देता है, सिंगल ऑक्सीजन। और सिंगल ऑक्सीजन खतरनाक होती है, एक तरह का, क्या कहते हैं उसे हम लोग, देखो यहाँ पे नाम लिखा है, क्या बोलते हैं उसको, देखो नाम याद नहीं आ रहा,
डैमेज करता है स्किन को, सेल्स को। सिंगल ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है वो, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस आरओएस एज बाय प्रोडक्ट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। जब एटीपी बना रहा होता है उसी समय कई बार ये रिएक्टिव ऑक्सीजन निकल जाती है, ठीक है। ये सेल को डैमेज करती है, तो इससे सेल डैमेज होता है, बुढ़ापा वगैरह जो होता है वो जल्दी आता है, ठीक है। तो इसको कम करने के तरीके होते हैं, स्ट्रेस वगैरह में ज़्यादा हो जाता है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। मेन फीचर्स की बात करें तो मैंने बता चुका हूँ, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, सेमी ऑटोनॉमस है। उसके पास खुद का डीएनए है, राइबोसोम्स है, अलाउइंग देम टू प्रोड्यूस सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। वो खुद की प्रोटीन खुद बना लेता है, न्यूक्लियस के पास जाने की जो उसको जरूरत नहीं है। डायनेमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैन चेंज शेप साइज एंड नंबर। वो अपना शेप साइज और नंबर बदल सकता है डिपेंडिंग ऑन द सेल्स एनर्जी नीड। सेल की एनर्जी की नीड कैसी है, जिस सेल में वो मौजूद है वो सेल को ऐसा तो नहीं ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो या कम एनर्जी चाहिए। बहुत सारे हैं एनर्जी, अब उसको इस्तेमाल ही नहीं हो रही है तो अपनी संख्या कम कर लेगा, ठीक है। तो अपने शेप साइज और नंबर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्लियर। देन लाइसोसोम। लाइसोसोम कहीं बताया था मैंने, कहां से बनेगा लाइसोसोम, जो गोल्जाई बॉडी थी उसी से नीचे से, उसके अंदर जब डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए होते हैं तो वो जो वेसिकल, सेक्रेटरी वेसिकल निकलता है वो किसमें बदल जाता है, लाइसोसोम का। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है, यूकारियोटिक में पाई जाती है। इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। दो नाम है इसके, हमने क्या क्या नाम पढ़ लिए, पावर हाउस ऑफ सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल या सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग, अगर ये लाइसोसोम फट जाए, किसी सेल को मारना है, अगर एपोप्टोसिस करवानी है अगर, तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करवा देगा, लाइसोसोम अपने आप को फोड़ लेगा, सुसाइड, और पूरा सेल मर जाता है फिर, क्योंकि उसके अंदर से जो एंजाइम निकलते हैं, ठीक है, वो उस सेल को पूरा खा जाते हैं, ठीक है। दे कंटेन अ वैरायटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर 50 से भी ज्यादा तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, तोड़ देते हैं बायोमोलिक्यूल को, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको क्या है, ब्रेक करने की क्षमता रखते हैं ये। लाइसोसोम प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेलुलर वेस्ट मैनेजमेंट। सेल के अंदर जो वेस्ट होता है ना, ये एंजाइम खास करके उसको खाने पीने का काम करते हैं, खा पी के हजम कर देते हैं, या रिसाइकलिंग करनी है या डाइजेशन करना है, ठीक। तो सेल के अंदर की गंदगी को एक तरह से हटाने का काम कर रहे हैं ये। क्लियर। स्ट्रक्चर देख लें, ये सेल है, सेल के अंदर से इसका स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक लेयर होती है लिपिड, वही सेल मेम्ब्रेन वाली, ठीक है ना, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो यहाँ पर आ रहे हैं, और इसके अंदर ये एंजाइम भरे हुए हैं। इसका स्ट्रक्चर याद की करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा है। तो सबसे ऊपर मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम सराउंडेड बाय सिंगल लिपिड लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन कहाँ से बन के आए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आए, ठीक है। उन्होंने भेज दिए गोल्जाई बॉडी के पास, गोल्जाई बॉडी ने पैक करके लाइसोसोम बना दिया, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन लेयर इसलिए है कि वो जो अंदर के एंजाइम्स है वो सेल को खा के खत्म ना कर दें। अब एंजाइम किस टाइप के हैं, लाइसोसोम के पास 50 से भी ज्यादा प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीएज जो प्रोटीन को खा लेगा, लाइपेज जो लाइपेज को खत्म कर देगा, तोड़ देगा, न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने की क्षमता रखता है, और ग्लाइकोसाइडेज जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने की क्षमता रखता है। मतलब हर प्रकार का एंजाइम है, और यही सारी चीजें जो सेल के अंदर पाई जाती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इन्हीं का सेल बना भी हुआ है। अगर ये रिलीज हो गए सारे एंजाइम बाहर, तो खा पी के सेल को डकार जाएंगे, ठीक है। अब फंक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर का डाइजेशन वाला सारा काम यही करते हैं। लाइसोसोम डाइजेस्ट अनवांटेड और डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स। जो अनवांटेड और डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स हैं, खराब, ठीक है, या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, या फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया वगैरह हैं, सेल के अंदर पहुंच गए हैं, तो उसको वो खा लेते हैं ऑटोफेगी या फेगोसाइटोसिस, ये प्रोसेस के नाम है उसके द्वारा, ठीक है। वेस्टेज, सेल के अंदर का जो वेस्ट है, जैसे कि ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट इनटू रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक। जो वेस्ट होता है उसको वापस से यूज करने के लिए, कैसे, जैसे अमीनो एसिड है, शुगर है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, जो प्रोटीन्स वगैरह होता है तोड़ देते हैं, उसके अंदर जो अमीनो एसिड निकल के आता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या निकल के आएगा, ग्लूकोज वगैरह निकल के आ रहा है, तो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उनको वापस से रीयूज करने के लिए
काम में आते हैं ये। प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस जो मैंने बताया अभी, लाइसोसोम रिलीज एंजाइम दैट कंट्रीब्यूट टू ब्रेकडाउन ऑफ द सेल, ये एंजाइम को रिलीज कर देगा, उधर माइटोकॉन्ड्रिया ने स्टार्ट करवा दिया, ये फट जाएगा, सारे एंजाइम बाहर निकाल देगा और सेल खत्म। डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, जो बाहर से पैथोजेंस आ रहे हैं, ठीक है, डिजीज कॉजिंग एजेंट इन इम्यून सेल जैसे मैक्रोफेजेस हैं, लाइसोसोम डाइजेस्ट इनगल्फ पैथोजेंस, जो हमारा मैक्रोफेज है वो क्या करता है, पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह है उसको अपने अंदर ले लेता है, फिर उसके अंदर क्या है, लाइसोसोम्स होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ते हैं और इस पैथोजन को खा के खत्म कर देते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह को। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये हमको बीमारियों से बचा रहे हैं। बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, इन ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट एक बोन का प्रकार का सेल है, या पढ़ेंगे जब हम ऑस्टियस सिस्टम पढ़ेंगे वहां देखेंगे, लाइसोसोम रिलीज एंजाइम दैट ब्रेक डाउन बोन टिश्यू। कई बार क्या होता है, बोन्स के जो सेल्स अरेंज हो रहे होते हैं ना, वो गलत तरीके से अरेंज हो जाते हैं, गलत बोन का ग्रोथ हो जाती है, तो वहां पर जो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं अपने अंदर से लाइसोसोम को रिलीज करके उस वाले टिश्यूज को, सेल्स को खा पी के खत्म करते हैं, हेल्पिंग टू रीमॉडल एंड रिपेयर बोन, बोन को वापस से रिपेयर करना या रीमॉडल करना, जो गलत बन गई थी उसको ठीक करना, ठीक है। तो बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है, क्लियर बातें, ओके। अब साइटोस्केलेटन की बात करें, लास्ट के 2 पार्ट बचे हुए मेरे ख्याल से, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। साइटोस्केलेटन मैं बता चुका हूं, जैसे कि समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ऊपर की लेयर होगी, ये नीचे की लेयर होगी। अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस टाइप से, ये पूरा देखो आर पार पूरा मकड़ जाल जैसा है, ठीक है, ये होते हैं साइटोस्केलेटन। 3 प्रकार के होते हैं, एक इंटरमीडिएट कहलाता है, ये ग्रीन वाले हैं, इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये सबसे नीचे बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, इसको माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं। ये तीनों ही मिलकर कहीं ना कहीं इस तरह से मकड़ जाल बनाते हैं। और अब देखो दिमाग में आता होगा ना कि हमारे हिलने डुलने से सेल के अंदर के पार्टिकल्स इधर उधर क्यों नहीं होते हैं, देखो जकड़े हुए हैं हर तरफ से, ये हर तरफ से क्या है, जकड़े हुए हैं, तो ये हिलेंगे डुलेंगे नहीं। और सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, सेल को दबाओ तो दबेगा नहीं जल्दी, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर देके रखते हैं, ठीक है। चलिए तो डेफिनेशन की बात कर लें। ये नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स होता है, प्रोटीन फाइबर्स फिलामेंट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, किसके, यूकारियोट के। स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ ऐसा है, स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन देख लेते हैं फटाफट। अच्छा फंक्शन पहले एक एक तीनों को देख ले पहले। साइटोस्केलेटन 3 मेन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला माइक्रोफिलामेंट, इसको हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे। माइक्रोफिलामेंट्स आर द थिनेस्ट फाइबर ऑफ द साइटोस्केलेटन, सबसे पतला होता है, कंपोज्ड ऑफ 2 इंटरवाइंड स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटीन एक्टिन, ठीक है, 2 प्रोटीन की लेयर एक्टिन की आपस में बाइंड अप हो रखी होती है। फंक्शन की बात करें, माइक्रोफिलामेंट करता क्या है, ये सेल शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा के रखता है, ठीक है। सेल के मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, सेल जो मूव करते हैं ना, जैसे कि अपने इम्यून सेल्स वगैरह होते हैं, सेल को जब मूव करना होता है तो उसमें ये हेल्प करते हैं। एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करेंगे, सेल के डिवीजन में हेल्प करेंगे, ठीक है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। ये सेल डिवीजन में कब, खास करके जो साइटोकाइनेसिस है, फाइनल स्टेज होती है, सेल को 2 हिस्सों में टूटना होता है, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना देता है अगर सेल डिवीजन याद हो, और वहां से हमारा सेल 2 डॉटर सेल में टूट के अलग हो जाता है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ठीक है, ये रोप लाइक फाइबर, रस्सी की तरह होते हैं। ये देखो इंटरमीडिएट, ये रहे रस्सी की तरह दिखाई पड़ रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। ये मेड अप ऑफ वेरियस प्रोटीन, कई तरह के प्रोटीन जैसे कि कैराटिन्स और वेम्पटिन, अलग अलग टाइप के प्रोटीन से बना होता है। जो इंपॉर्टेंट वन है कैराटिन्स और वेम्पटिन नाम की प्रोटीन है इसके अंदर। अगर इसके फंक्शन की बात करें, अगेन स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, सेल के शेप को मेंटेन रखना है, सेल ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पे बना के रखा हुआ है। न्यूक्लियर सपोर्ट, जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको अपनी जगह पे रखा हुआ है, साथ में हेल्पिंग ऑर्गेनाइजिंग द डीएनए विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो हमने मैट्रिक्स पढ़ा था उसमें ये पाए जाते हैं, कौन, इंटरमीडिएट फिलामेंट, वो उसको वैसा का वैसा ही शेप में रखते हैं।
एंड सेल जंक्शन। सेल जंक्शन क्या होते हैं? एक सेल से दूसरे सेल को जुड़ने का जो पॉइंट होता है उसको सेल जंक्शन कहा जाता है। दे हेल्प फॉर्म स्ट्रक्चर्स लाइक डेस्मोसोम्स, और वहां पे एक खास तरह का स्ट्रक्चर बनता है जो कि दो सेल के बीच में चीजों को आदान प्रदान करवाता है, या हेमिडेस्मोसोम्स होते हैं विच कनेक्ट सेल टू ईच अदर। ठीक है, तो सेल जंक्शन जो फॉर्म होते हैं उसमें भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो लास्ट में बचे, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ये हॉलो होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये टिब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ट्यूब टाइप है तो प्रोटीन का नाम टिब्यूलिन दे दिया है। अगेन इसका काम क्या है? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल्स के अंदर ही जब ट्रांसपोर्ट करवाना है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल सर्व एज अ ट्रैक्स फॉर मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड वेसिकल्स विद इन द सेल। रास्ते एक तरह का तैयार करता है जिन रास्तों पे ये लोग चलते हैं। कौन? ऑर्गेनेल्स या वेसिकल्स। सेल को शेप प्रोवाइड करवाता है। हेल्प मेंटेन द सेल शेप बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, माइटोसिस मियोसिस दोनों में। एंड सीलिया फ्लैजिला जो होता है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल एज अ की कंपोनेंट, उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसके? सीलिया और फ्लैजिला के। तो मेन पॉइंट याद रख लेंगे इसके। चले लास्ट वन है शायद अपना सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आप लोगों को इस तरह के स्ट्रक्चर याद होगा, दो स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे 90 डिग्री पे रहते हैं। ठीक है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं ट्रिपलेट होता है, यानी कि 1 2 3 फिर 1 2 3। ठीक है, ये पूरा क्या कहलाता है? सेंट्रियोल कहलाता है। तो इसका जो कभी डायग्राम वैसा आएगा नहीं, कभी आता तो इस तरह का डायग्राम बनाना है, सिंपल वाला। 3 3 की रिंग्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 3 3 की 9 रिंग होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये क्या है, क्या काम कर रहा है, वो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तो सेंट्रियोल्स ये सिलिंड्रिकल शेप की होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल की बनी हुई होती हैं। ठीक है, ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं। दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मिंग सीलिया फ्लैजिला। ठीक है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, सीलिया फ्लैजिला को बनाते हैं, एंड इंश्योरिंग प्रॉपर सेल डिवीजन। इसका वैसे मेन काम क्या है? सीलिया फ्लैजिला का फॉर्मेशन, सीलिया फ्लैजिला इसी के बने हुए होते हैं, और सेल के डिवीजन में यानी कि सेल डिवाइडेशन में हेल्प करना। सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन पेयर्स, ये पेयर्स में रहते हैं हमेशा, 1 और 2, और दोनों कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे रहते हैं। हमको ऐसे दिखाई नहीं दे रहे जैसे 90 डिग्री है, लेकिन अगर दूर से देखोगे तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा कि ऐसे ऐसे है, बट ये आपस में कैसे है? 90 डिग्री पर है। ठीक है, स्ट्रक्चर बात कर ली हमने। शेप शेप की बात करें तो सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 1 2 3 3 3 के 9 सेट होते हैं। ट्रिपलेट अरेंज इन रेडियल पैटर्न, रेडियल मतलब रेडियस है, सर्कल ये ले लें तो सर्कल के रेडियस पे अरेंज हो रखे हैं। ठीक है, ये सर्कल है। और 9 + 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 0 का मतलब क्या है? अगर हम प्रोकार्योटिक के इस पे जाएंगे तो वहां पर अंदर की तरफ भी 2 होते हैं, तो 9 + 2 पैटर्न कहलाता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स होते हैं। ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रो। चलिए, वो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इस समय थोड़ा सा दिक्कत देती है, तो इसको क्या हो गया? ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो क्या कहता है? जो ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ईच मेड अप ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, 3 3 के सेट होते हैं और 9 होते हैं टोटल सेट। द ट्रिपलेट्स आर अरेंज इन सर्कुलर पैटर्न, वो सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो रखे हैं। यही सब बातें आपको वहां लिखनी है। सेंट्रोजोम, ये वर्ड कई बार कंफ्यूज करता है। सेंट्रियोल्स आर एम्बेडेड इन अ प्रोटीन रिच मैट्रिक्स कॉल्ड पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल विच टुगेदर फॉर्म सेंट्रोजोम। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो सेंट्रियोल है हमारा, ये एक तरह के खास प्रोटीनियस स्ट्रक्चर में धसा हुआ होता है। ठीक है, तो ये पूरा जो बीच का जो मटेरियल है, तो इसमें ये क्या हो गया अपने पास? सेंट्रियोल, और ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सेंट्रोजोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेंट्रोजोम। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स आर एम्बेडेड
उसमें धसे हुए हैं, किसमें, प्रोटीन रिच मैट्रिक्स, जिसको कि हम पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कहते हैं, विच टुगेदर, जिनको एक साथ मिलके हम लोग सेंट्रोजोम कहते हैं या फॉर्म करते हैं वो। ठीक है, चलिए ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन की बात करें तो ये कैसे पाए जाते हैं, पेयर में होते हैं और एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। दिस पेयर रेफर टू एज डिप्लोसोम, इसको हम लोग डाइप्लोसोम भी कहते हैं, डबल होते हैं इसकी वजह से। फंक्शन की बात कर लें तो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रियोल सर्व एज द कोर ऑफ द सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम के कोर में होते हैं। दे आर द प्राइमरी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको यही करते हैं। सेल डिवीजन की बात करें तो ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल डुप्लीकेट, ये डबल हो जाते हैं और माइग्रेट कर जाते हैं अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। अगर आपको सेल डिवीजन का याद हो थोड़ा सा, तो सेल जब डिवाइड हो रहा होता है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपने देखा और यहाँ से माइक्रोफाइबर्स निकलते हैं इस टाइप से, याद ध्यान है, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके सेंटर पे जाकर के, जैसे क्रोमोसोम है तो उसके सेंटर पे जाकर के चिपकते हैं इस टाइप से, ये याद आ रहा है। फिर ये खींच के अलग करेंगे सेंट्रो क्रोमोसोम को, तो बस वही है ये। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड माइग्रेट, डुप्लीकेट करते हैं और चले जाते हैं अपोजिट साइड में। दे हेल्प ऑर्गेनाइज द माइटोटिक स्पिंडल, जो माइटोटिक स्पिंडल होता है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट सेपरेट क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम को सेपरेट करता है कब, माइटोसिस और मियोसिस के दौरान। फॉर्मेशन ऑफ सीलिया फ्लैजेला, ठीक है, सीलिया फ्लैजेला के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेल साइकिल रेगुलेशन, सेल की जो साइकिल, अगर पूरा सेल साइकिल अगर आपको याद हो उसमें एस फेज, G1 फेज, तमाम फेज होते हैं, तो सेंट्रियोल प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग द सेल साइकिल पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम G1 टू S फेज। जब G1 से S फेज की तरफ वो बढ़ता है तब उसमें क्या करता है, वो अपना रोल निभाता है और कंट्रोल करता है, और खास करके कब, जब माइटोसिस के दौरान। ठीक है, तो ये लास्ट का जो पार्ट था सेंट्रियोल, इसका ज्यादा कुछ रोल नहीं है, इसका मेनली जब भी रोल पूछा जाता है तो सेल डिवीजन से ही पूछा जाता है, MCQ के अंदर कवर अप हो जाएगा। तो यहां तक इसको अच्छे से पढ़ लो। अब जो भी क्लास होगी हमारी, जो MCQ रह गई है, कुछ क्लासेस की मिस हो रखी है, फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, और शायद एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी एक कोई पार्ट रह गया है, तो ये सारे MCQ पहले हम लोग सीक्वेंस में क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो रिवाइज करना स्टार्ट करो, पहले इसी के लेंगे HAP के, कल फर्स्ट चैप्टर के MCQ करेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, देन उसके बाद सेकंड चैप्टर का करेंगे उसके बाद। ठीक है, पढ़ो, रिवाइज करो, और इसे क्वेश्चंस में अपडेट कर दूंगा। फर्स्ट चैप्टर के शायद अपडेट करने बाकी हैं, और नोट्स अपडेट हो गए हैं, इसके आज कर दूंगा, इसके ऑलमोस्ट रेडी हो गए। हिंदी का कन्वर्जन थोड़ा सा रह गया तो वो आज अपडेट हो जाएगा, नोट्स इसके फर्स्ट चैप्टर के अपडेट कर दिए हैं। ठीक है, क्लियर है, पढ़ो, रिवाइज करो, और इसमें ज्यादातर देखो पूरा याद करने के बजाय इसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं, उसको MCQ के पर्पस से याद करना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।